अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की और क्लिनिकल फीचर्स की कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ICD-10 जो है हमारा वो क्या बताता है कि भाई कैसे जो है इसको डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो जी पॉइंट्स है हमारे। जी मतलब जनरल पॉइंट्स। तो जनरल पॉइंट्स जो है मस्ट बी फुलफिल्ड, सब ज़रूरी है इसको फुलफिल करना डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए। तो जनरल पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहला जो G1 पॉइंट है उसमें ये मेंशन है कि डिप्रेसिव एपिसोड शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। तो जो एपिसोड है वो कम से कम 2 हफ्ते के ड्यूरेशन के अंदर जो है होना ज़रूरी है इसको डायग्नोस करने के लिए। G2 पॉइंट है, उसमें ये मेंशन है कि इसमें कोई भी हाइपोमैनिक या मैनिक एपिसोड जो है नहीं होने चाहिए किसी उस मरीज़ के अंदर डिप्रेशन के साथ में। मतलब कि जो डिप्रेसिव एपिसोड के साथ में मरीज़ अभी आया है आपके पास, जो लक्षण बता रहा है, उसके साथ में हाइपोमैनिक और मैनिक एपिसोड जो है पास्ट में या करंट में जो है नहीं होने चाहिए। जो G3 पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, उसमें ये मेंशन है कि इसमें एक्सक्लूड करते हैं कि मतलब इन वजहों की वजह से जो है डिप्रेसिव एपिसोड नहीं होना चाहिए। तो उसमें साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़, मतलब कोई नशे की वजह से डिप्रेशन के लक्षण जो है मरीज़ के अंदर तो नहीं आ रहे हैं, ये हमें एक्सक्लूड करना होता है। ना ही कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं हो रही, जैसे पार्किंसंस है, ब्रेन ट्यूमर है, या कोई और चोट की वजह से तो परेशानी नहीं हो रही, ये हमें एक्सक्लूड करना होता है इसको डायग्नोस करने के। तो ये G1, G2, G3 पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी है डिप्रेसिव एपिसोड को डायग्नोस करने के लिए। माइल्ड मॉडरेट और सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड जो है सब कैटेगरी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, जिसको ICD-10 क्लासीफाई करता है। और इसको हमें समझने के लिए हमें पूरा क्लासिफिकेशन जो है इसका सब कैटेगरी का भी समझना पड़ेगा। तो इसमें जैसे माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड की हम बात करें तो इसमें A, B और C 3 पॉइंट्स हैं जिसको ICD-10 ने बताया कि इसको आपको देखना है डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए। तो जो माइल्ड एपिसोड का जो A पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया कि जो G क्राइटेरिया है, जनरल क्राइटेरिया है डिप्रेसिव एपिसोड का, वो मीट करना चाहिए मरीज़ के अंदर। तो जैसा आपको जनरल पॉइंट्स में बताया था कि डिप्रेसिव एपिसोड शुड लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर जो है उसके लक्षण होने चाहिए, और कोई मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड पास्ट में नहीं होना चाहिए, और कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ की वजह से या कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो लक्षण नहीं आ रहे होने चाहिए। तो ये जो है जनरल क्राइटेरिया जो है मिलना ज़रूरी है, इसके बिना हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो B पॉइंट है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड का, उसके अंदर जो है 3 फीचर जो है, क्लिनिकल फीचर जो है मेंशन किए गए। इसमें 3 क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है उसमें जो डिप्रेस्ड मूड है, जो मूड है मरीज़ का, वो सैड होना चाहिए, डिप्रेस्ड होना चाहिए, और डेफिनेटली एबनॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल, कि पहले वो डिप्रेस नहीं था लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते से 15 दिन से वो है, उसका मूड जो है डिप्रेस्ड है, वो सैड है कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, लार्जली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सर्कमस्टांसेस एंड सस्टेन्ड फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, कि किसी सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांस की वजह से नहीं है, और 2 हफ्ते तक लगातार जो है उसका जो मूड है वो डिप्रेस बना हुआ है। तो ये जो है B पॉइंट का फर्स्ट जो है पॉइंट बताया गया है कि जो ज़रूरी है मीट करने की। जो सेकंड पॉइंट है B का, वो ये कहता है कि देयर इज़ एनीडोनिया। एनीडोनिया क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। तो जो इंसान जिस चीज़ में उसको खुशी मिलती है, जैसे कि उसको स्पोर्ट्स खेलने में मज़ा आता है, उसको मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, उसको घूमने फिरने में मज़ा आता है, लेकिन वो चीज़ का एन्जॉयमेंट उसका ख़त्म हो चुका है तकरीबन 15 दिन से 2 हफ्ते से, जिसकी वजह से जो है उसका मूड भी सैड हो रहा है, उसको एनीडोनिया भी डेवलप हो गया है। तो ये सेकंड पॉइंट है B का। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है B का, वो है डिक्रीज्ड एनर्जी और इंक्रीज्ड फैटिगेबिलिटी, की शक्ति की कमी महसूस होना, एनर्जी की कमी महसूस होना, और इंक्रीज थोड़ा सा काम करके जो है उसको थकान महसूस होना, इसको एनर्जिया भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं B के जो हैं ये होना ज़रूरी हैं माइल्ड एपिसोड में। माइल्ड एपिसोड में इन तीनों में से अगर 2 पॉइंट्स भी हैं तो हम इसको जो है डायग्नोस कर सकते हैं। तो B के बाद फिर आता है C। के अंदर जो है एडिशनल सिम्टम्स जो हैं बताए गए हैं, जिसको मिला करके टोटल 4 होने चाहिए, तो हम जो है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड बना सकते हैं। जैसे कि जो C के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम है। सेकंड, अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ सेल्फ रिप्रोच और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट है।
थर्ड जो है रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड है। फोर्थ डिमिनिस्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट है। और फिफ्थ में जो है चेंजेस इन साइकोमोटर एक्टिविटी और एजिटेशन और रिटार्डेशन। स्लीप, सिक्स पॉइंट है स्लीप डिस्टर्बेंस ऑफ एनी टाइप, मतलब इंक्रीज स्लीप और डिक्रीज स्लीप। सेवन जो है चेंज इन एपिटाइट, इंक्रीज्ड एपिटाइट और डिक्रीज, मतलब भूख कम लगना, ज़्यादा लगना, या फिर वेट में बदलाव, वेट बढ़ जाना या वेट कम हो जाना। तो ये 7 पॉइंट्स जो है सी में बताए गए हैं। तो अगर हमें माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड को क्लासिफाई करना है तो जो बी बताए गए थे 3 पॉइंट्स, डिप्रेस मूड, एनिडोनिया, एनर्जिया, इसमें से 2 सिम्टम्स होने चाहिए। और जो सी पॉइंट जिसमें 7 पॉइंट्स जो बताए गए इसमें कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 + 2 4 अगर पॉइंट्स हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। तो अगर मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड को क्लासिफाई करना है या उसको फाइंड आउट करना है तो जो जनरल, जैसे कि ए बी सी जैसे माइल्ड में था वैसे ही सी में है, तो जनरल क्राइटेरिया जो है होना चाहिए जैसे पहले बताया, और कम से कम एटलीस्ट 2 ऑफ 3 सिम्टम्स इन क्राइटेरिया बी, जो 3 सिम्टम्स बताए हैं बी में, एनर्जी, एनिडोनिया और डिप्रेस मूड, उसमें से 2 होने चाहिए कम से कम। और जो सी है जिसमें एडिशनल 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से कम 4 होने चाहिए। तो 2 और 4 6, टोटल 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर 6 पॉइंट्स अगर किसी मरीज के अंदर, 6 क्लिनिकल फीचर्स मरीज के अंदर आ रहे हैं तो वो मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड में जो है आ सकता है। फिर उसके बाद आता है सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड। इसमें सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड में विद साइकोटिक सिम्टम्स भी होता है, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स भी होता है। तो जो विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स है इसमें जो वही सेम ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं देखने होंगे। जनरल क्राइटेरिया जो है पॉइंट ए में जैसे बाकी माइल्ड मॉडरेट में मेट होना चाहिए, वो मिलना चाहिए मरीज के अंदर। ऑल 3 सिम्टम्स क्राइटेरिया बी मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब बी के अंदर के तीनों क्राइटेरिया मिलने चाहिए, डिप्रेस मूड, एनर्जी या एनिडोनिया, ये तीनों होना चाहिए। सी के जो 7 पॉइंट्स थे, एक कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, गिल्ट फीलिंग, एपिटाइट चेंजेस और एपिटाइट और वेट चेंजेस, सुसाइडल आइडिएशन और थिंकिंग, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी, इनमें से 7 पॉइंट्स में से जो है टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 5 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, तो 3 और 5 मिला करके 8 हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी होंगे या सारे मेट करेंगे, सारे पॉइंट्स अगर मरीज़ के अंदर क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं, तब भी वो सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड में ही जाएगा। तो हमें कम से कम सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को बी के जो है तीनों पॉइंट्स मिलने चाहिए और सी के जो है कम से कम 5 पॉइंट्स मिलने चाहिए, तभी 3 + 5 8 सिम्टम्स होंगे। तो 8 सिम्टम्स के होने के साथ में हम उसको बता सकते हैं कि सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड उस मरीज के अंदर चल रहा है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड के बाद में आता है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसके अंदर बार बार जो है डिप्रेशन के एपिसोड्स आते रहते हैं, तो उसी को रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं शुरू में यूज़ किए जाते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए डिसऑर्डर के। तो इसमें G1, G2, G3 ये 3 जो जनरल पॉइंट्स हैं उसके अंदर G1 पॉइंट है, उसमें मेंशन है कि देयर हैज़ बीन previous episodes of mild, moderate or severe episode of depression lasting for a minimum of at least 2 weeks and separated from the current episode by at least 2 months, free from any significant mood symptoms। इसका मतलब ये है कि मरीज के अंदर पहले जो करंट एपिसोड है उसके पहले भी जो है एक माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर एक डिप्रेसिव एपिसोड आ चुका है, जो कि कम से कम 2 हफ्ते के ड्यूरेशन तक उसको परसिस्टिंग था। फिर वो एक गैप के बाद 2 महीने के बाद दोबारा आया है, तो वो एटलीस्ट 2 महीने के बाद, अगर 2 महीने से पहले आएगा तो उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड नहीं मना सकते हैं। 2 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन जो है इंटरवीनिंग पीरियड में होना चाहिए और उस इंटरवीनिंग पीरियड में कोई भी मूड सिम्टम्स मरीज के अंदर नहीं होने चाहिए। या तो वो ट्रीट हो गया हो, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया हो, या तो फिर दवाइयों से ठीक हुआ हो, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है उस डिप्रेसिव एपिसोड को ठीक होने में। G2 पॉइंट में ये मेंशन है कि एट नो पॉइंट इन द पास्ट देयर हैज़ बीन एन एपिसोड मीटिंग द क्राइटेरिया, मतलब कि पास्ट में कोई भी एपिसोड जो है रिकरेंट एपिसोड, जो सेकंड एपिसोड आया है, थर्ड एपिसोड आया है, इसके साथ में कोई और एपिसोड ऐसा ना आया हो। G3 पॉइंट में मेंशन है मोस्ट कॉमनली यूज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो कि हम माइल्ड मॉडरेट में भी यूज़ करते हैं कि कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़, किसी नशे की वजह से तो एपिसोड नहीं आ रहा है, या तो फिर कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ये एपिसोड तो नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद में आता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर मतलब कि लंबे समय तक जो है डिप्रेशन के एपिसोड आते रहना।
तो इसमें एक तो आता है डिस्थाइमिया, जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर है इसको डिस्थाइमिया भी कहा जाता है, जिसमें अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ कांस्टेंट रिकरिंग डिप्रेसिव मूड जो है रिक्वायर्ड होता है डायग्नोस करने के लिए। और इंटरवीनिंग पीरियड में देर इज नॉर्मल मूड और मेनली बट फॉर लॉन्गर देन अ फ्यू वीक्स एंड देर इज नो एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। नॉर्मल मूड ही मोस्टली रह सकता है कुछ टाइम के लिए मरीज का डिस्थाइमिया के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिमेनिंग टाइम रहता है उसमें वो सैड रहता है। और नो एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया, कोई भी हाइपोमेनिक एपिसोड जो है उसके पास्ट में नहीं होना चाहिए इसको डायग्नोस करने के लिए। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है डायग्नोस करने के लिए डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये एपिसोड्स का बताया गया आपको, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड और परसिस्टेंट डिप्रेसिव एपिसोड और डिस्थाइमिया। तो ये जो है क्लासिफिकेशन